एवरीवन, दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ द वेक्टर्स। पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको वेक्टर्स का बेसिक्स बताया था, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताया था और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब इस वाले लेक्चर में यानी कि सेकंड लेक्चर में हम आगे का पोर्शन कवर करेंगे, यानी कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझेंगे, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स एंड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये सारे टॉपिक आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, समीक्षा दक्ष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, और उसके बाद आपको समीक्षा दक्ष नीट गाइड टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है सो दैट की क्लास के नोट्स आपको वहां पर मिल सके। ओके, तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं अपनी वीडियो को छोटा कर लेती हूँ और वाइड स्क्रीन बड़ा कर देती हूँ सो दैट कि आपका कंसंट्रेशन बेटर हो पाए। ओके, तो हम शुरू करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, पहले ये याद करो कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता था। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता था कि अगर आपके पास कोई दो वेक्टर्स हैं, ये दो वेक्टर्स हैं, तो आप इनको सेम ऑर्डर में अरेंज कर दो। यानी कि ये दो वेक्टर्स हैं, इनको सेम ऑर्डर में अरेंज कर लिया है और इस तरह की वो ट्राइंगल की दो साइड्स बना रहे हो, तो रिजल्टेंट जो होता है वो तीसरी साइड के अलोंग ये रिजल्टेंट हमारा बन जाता है। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर था जिनको मैंने सेम ऑर्डर में अरेंज कर लिया, तो रिजल्टेंट मेरा तीसरी साइड के अलोंग बन गया ट्राइंगल के। अब बात आती है कि पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है। तो पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि अगर आपके पास कोई दो वेक्टर्स हैं, जैसे मैंने कहा एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं वेक्टर ए, इसका नाम दे देते हैं वेक्टर बी। तो ये जो दो वेक्टर्स हैं, तो पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि align these two vectors along the two adjacent sides of parallelogram। ठीक है, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम होता कैसा है, इस तरह से होता है पैरेललोग्राम, यानी कि जिसकी दो अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती है। ये वाली दो अपोजिट साइड्स देखो पैरेलल, ये वाली दो अपोजिट साइड्स पैरेलल है। तो इसी तरह से तो हमें क्या करना है, कोई दो एडजेसेंट साइड्स के अलोंग अगर हम लगा लें और टेल उनकी टच कर रही हो, तो ध्यान क्या रखना है, अलोंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम with their tail in contact, with their tails in contact। तो इस तरीके से हमें लगा लेना है, तब then the resultant will be along the direction of, या फिर हम कह सकते हैं along the diagonal of parallelogram। ठीक है, पैरेललोग्राम शॉर्ट में लिख दिया मैंने इस तरह। तो अब हम क्या करेंगे, मैं क्या करूंगी, वेक्टर बी है इसको इस तरह से रख लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने इन दोनों की टेल टच करा दी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी की टेल टच करा दी है। तो अब देखो हमारे पास क्या हो रहा होगा, पैरेललोग्राम कैसा हो रहा होगा, इस तरह से मैं आगे इमेजिनरी लाइन बना के देखती हूँ कि इन दोनों से मिलने वाला पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना, देख सकते हो, ये बन गया पैरेललोग्राम। ठीक, तो अब इसकी डायगोनल कहाँ होगी, इसकी डायगोनल कुछ इस तरह से होती है, ये डायगोनल। तो इसका मतलब इसी डायरेक्शन के अलोंग क्या बनेगा, रिजल्टेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट बन जाएगा। तो मैं रिजल्टेंट कैसे बना दूं, ये बन गया मेरा रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो चुका है, रिजल्टेंट आर। तो यानी कि बिल्कुल मिड में से निकल, सॉरी बीच में से निकल के जाता हुआ, ऐसा नहीं, मिड अभी नहीं कहेंगे कि बिल्कुल मिड में से जा रहा है, वो मैं आगे बताऊंगी कब होगा ऐसा। लेकिन अभी ये ध्यान रखना है कि अलोंग द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम हमारा क्या बनेगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अभी हम इस चीज को थोड़ा सा और बड़ा करके अगर देखें, तो मैंने कहा कि इन दोनों के बीच में जो वेक्टर है, ये दोनों ए और बी वेक्टर जो है, इन दोनों के बीच में मान लेते हैं एंगल है थीटा। ठीक है, किसके बीच में, ए और बी के बीच में। और आर वेक्टर जो कि ए के साथ बना रहा है एंगल अल्फा। देखो जो ट्राइंगल लॉ में पढ़ा था, जो फॉर्मूले ट्राइंगल लॉ में पढ़े थे, वही फॉर्मूले अप्लाई होंगे। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूले बदल जाएंगे। अगर तुम्हें अभी भी इस वेक्टर आर का रिजल्टेंट जो है, ये वेक्टर आर है, इसका अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना है तो तुम फॉर्मूला तो वही यूज करोगे, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, फॉर्मूला तो अभी भी यही यूज किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि लॉ चेंज हो गया है तो फॉर्मूला बदल जाएगा, चीजें सेम है। ठीक है, अच्छा, और मैंने क्या बताया, हाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये तो लिखेंगे ही, हम रिजल्टेंट को इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने tan अल्फा बताया था, tan अल्फा हम क्यों निकालते हैं,
tan अल्फा हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हमसे अगर ये पूछे कि ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, ये एंगल बताना पड़ता है विद एनी वन वेक्टर, या तो ए वेक्टर के साथ बता दो। तो ए वेक्टर के साथ बता रहे हैं तो मैंने tan अल्फा लिखा। तो अल्फा इज द एंगल किसके साथ बन रहा है, ए वेक्टर के साथ बन रहा है। तो ए वेक्टर को छोड़ो, बी को पकड़ो, तो बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा। तो सर लिख देंगे हम, अपॉन में ही हम क्या करेंगे, फिर ए को ऐड कर देंगे, ए के साथ एंगल बन रहा है तो ए को ही ऐड कर देंगे। अगर मैं मान लो कि मैं ये कह दूं कि ये जो आर वेक्टर है ये बी वेक्टर के साथ बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, ये बीटा एंगल बना रहा है बी वेक्टर के साथ, तो टेन बीटा क्या होगा, तो टेन बीटा निकालना बहुत आसान है। बीटा एंगल किसके साथ बन रहा है, बी वेक्टर के साथ बन रहा है, तो बी को भूल जाओ, ए को पकड़ो। तो ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, और इसी के साथ अब हम क्या ऐड कर देंगे नीचे, बी। ठीक है, तो कैसे डिराइव हुआ कैसे नहीं हुआ इससे कोई मतलब नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि हमें इस तरीके से ही हम ये फॉर्मूले यूज करते हैं, क्योंकि फॉर्मूले ही अल्टीमेटली तुम्हें ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये हमें 3-4 फॉर्मूले मिल चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी ये तो हो गया मेरा पैरेललोग्राम लॉ। अब आता है आगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पॉलीगॉन लॉ जो होता है वो अप्लाई कब होता है, पहली बात तो अप्लाइज अप्लाई इन केस ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स, मोर देन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स से ज्यादा अगर वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो अगर उन्हें मुझे ऐड करना है तो क्या होगा, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। तो चलो ट्राई करके देखते हैं कैसे होता है। मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर ए, ठीक, फिर मेरे पास एक वेक्टर ये है वेक्टर बी, फिर मेरे पास एक वेक्टर है ये वेक्टर सी, फिर मेरे पास एक और वेक्टर है ये इस तरह से वेक्टर डी, और ये एक वेक्टर है वेक्टर ई। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 5 वेक्टर्स हैं, तो अब मुझे क्या करना है, पॉलीगॉन लॉ के अकॉर्डिंग इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन सभी वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में लगाएंगे। सेम ऑर्डर में लगाने का मतलब जैसे असेंबली में खड़े होते हैं सारे बच्चे एक साइड एक तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, मतलब पीछे वाला जो होता है उसका फेस जो होता है वो आगे वाले की पीठ को फेस कर रहा होता है। तो उसी तरीके से अभी मैं ये क्या करूंगी, ये सारे जो वेक्टर्स हैं, ये सारे 5 वेक्टर्स हैं, मैं इनको अभी सेम ऑर्डर में लगाती हूँ। तो पहले देखो अब कैसे लगाएंगे सेम ऑर्डर में। तो मैंने कहा कि ए वेक्टर चलो ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये ए वेक्टर ड्रॉ कर लिया बिल्कुल वैसा का वैसा जैसा था। फिर उसके बाद बी वेक्टर जैसा था वैसा का वैसा ड्रॉ कर लिया, सी वेक्टर जैसा था वो बना लिया, फिर डी वेक्टर, और उसके बाद ई वेक्टर। ठीक है, अब क्या ये क्लोज लूप बना, क्या ये क्लोज लूप बना, मतलब बंद गोला टाइप तो बना नहीं है ना, ये तो ओपन है, मतलब यहां से ओपन है। तो जब ये यहां से ओपन है तो इसका मतलब एक वेक्टर जो मैं ड्रॉ करूं जिससे ये क्लोज लूप बन जाए, वो भी किस ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर में। सेम ऑर्डर क्या होता, जैसे ये सब इधर चल रहे हैं ये सब इधर चल रहे हैं इस तरह से, तो सेम ऑर्डर होता है कि मैं ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ। तो रिजल्टेंट बनाने के लिए मुझे सेम ऑर्डर में नहीं करना, मुझे क्या करना है, अपोजिट ऑर्डर में ऐसे। तो मेरा रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, हम कैसे बना देंगे यहां से, तो रिजल्टेंट विल बी द वेक्टर जो कि इसको एक क्लोज लूप में बंद कर रहा है, जिससे हमें क्या पता चल गया कि भाई हमारा ये जो हो गया वो हो गया रिजल्टेंट। तो मैं इसको किस तरह लिख सकती हूँ, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी और प्लस वेक्टर ई। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने इस वाली सिचुएशन को लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास अगर ये 5 वेक्टर्स जो थे, सपोज ये जो 5 वेक्टर थे ए बी सी डी ई, इनके साथ अगर मैं एक और वेक्टर ऐड कर दूं, जैसे चलो दोबारा लिख के दिखाती हूं मैं, ये 5 वेक्टर थे, ठीक है, अभी मान लेते हैं कि हमारे पास एक और वेक्टर है, कैसा, इस तरीके से एक वेक्टर है, ये कैसा है एफ। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, ठीक है, वेक्टर डी वेक्टर ई, ठीक, उसके बाद वेक्टर एफ। तो मैंने तो
क्या किया, मैंने ये सारे वेक्टर्स को अलाइन किया और ये तो सेम ऑर्डर में लगाने के बाद इन्होंने क्लोज लूप बना लिया। अब जब इन्होंने क्लोज लूप बना लिया तो उसकी वजह से क्या हुआ, तो अब तो क्या मुझे कोई कहीं जगह है जहां से मैं, अब ये ऑलरेडी क्लोज लूप बन चुका है, तो अब रिजल्टेंट क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। तो रिजल्टेंट हम क्या लिखेंगे इस कंडीशन में, जीरो लिख देंगे। ये बहुत की पॉइंट है यहाँ का। तो मैं अपना जो इसके लिए सोल्यूशन वो लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसी चीज को कैसे और लिख सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का ई वेक्टर और माइनस का एफ वेक्टर। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन भी आ सकती है। तो तुम्हें ये ध्यान रखना, उस साइड ले गए, क्यों, इन दोनों को उठा के हम क्या ले गए, इस साइड ले गए, इसीलिए तो मैंने माइनस का कर दिया। पर तुम्हें ये ध्यान रखना है कि ये जब चीज आ रही है तो इसका मतलब ये है कि इधर लेके जाओगे ये सब प्लस का हो जाएगा, इधर जीरो बचेगा, इसका मतलब इन सबको ऐड करने पर रिजल्टेंट क्या है, जीरो। जैसे कि मैं तुम्हें क्वेश्चन देती हूँ एक, जैसे कि ये क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चन कि इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी plus vector c is equals to 0, then draw the figure, draw the figure। तो अब कैसे बनाओगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेक्टर a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को अगर वेक्टर एडिशन कर रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट जीरो आ रहा है। तो इनका फिगर कैसा बनना चाहिए, इनका फिगर बनेगा, वेक्टर a ऐसा बन गया, वेक्टर a बना दिया मैंने ये, ठीक है। फिर मुझे वेक्टर b बनाना है, मुझे कुछ इस तरह से इन तीनों वेक्टर्स को अरेंज करना पड़ेगा ताकि इनका रिजल्टेंट जो है वो जीरो हो जाए। ठीक है, मेरा टारगेट क्या रहना चाहिए, इनका रिजल्टेंट जो है वो जीरो हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी को अलाइन कर लिया और क्लोज लूप बना दिया, जिससे हमारा पता चल रहा है कि वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों को ऐड करने पर जीरो हो रहा है। ठीक है ना, तो ये वाली चीज इससे कंप्लीट क्लियर हो रही है। ठीक, चलो अब आगे बढ़े। तो हमने ये समझ, इसका मतलब पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ और ट्रायंगल लॉ, तीन लॉ होते हैं, तीनों का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। पॉलीगॉन लॉ को हटा दो, बाकी बेसिकली दो ही वेक्टर्स हम एक बार में ऐड करते हैं तो उसके लिए हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है, जो कि हम किससे निकालते हैं, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मैंने कल भी बताया था कि हम ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब हमसे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछा हो और ए बी यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया और उनके बीच का एंगल दिया हो, तब हम इसे अप्लाई करते हैं। अच्छा, अगर बात मान लो कि इफ टू वेक्टर्स आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि दो वेक्टर दे रखे हो और सेम मैग्नीट्यूड के दे रखे हो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। डायरेक्ट इसके जो रिजल्ट मैं बताऊंगी उसको याद कर लेना, बिल्कुल ऐसा का ऐसा, क्योंकि ये डायरेक्ट ऐसे ही अप्लाई करने हैं तुम्हें। तो टू वेक्टर्स आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड अगर दे रखे हैं और उनको ऐड कर रहे हैं हम, तो क्या क्या हमारे रिजल्ट आएंगे। जैसे कि मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास एक वेक्टर ये है, ठीक, और दूसरा वेक्टर ये है, दोनों क्या है, रिजल्ट इक्वल वेक्टर्स हैं। एक सॉरी, इक्वल वेक्टर नहीं कहेंगे, इक्वल वेक्टर के लिए तो वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होनी चाहिए, मैं ये कहूंगी सेम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये सेम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर और इनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है। तो अगर इनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है तो फिर इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो इनका रिजल्टेंट भाई, अगर ये देखो मैंने इनकी टेल्स टच कर रखी है, इनकी टेल्स टच कर रखी है, तो इसका मतलब मैंने ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से इन्हें बना रखा है। तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालना चाहिए मुझे, ऑब्वियसली इसके बीच में से अलोंग द डायगोनल ऐसे ही तो निकालना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे करके ये सब क्या बन रहा होगा, ये पैरेललोग्राम। तो ये मैंने पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से बना रखा है। तो मैं क्या करूंगी, अब मैं इसका रिजल्टेंट ऐसे करके ड्रॉ कर देती हूँ। तो अब मैं बार बार तो नहीं बताऊंगी कि कौन से लॉ के हिसाब से बनाया है, लेकिन अब तुम समझ गए होगे कि ये हमारा क्या है। तो ये रिजल्टेंट है। अब इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। वो बात सही है तुम्हारी कि तुम अपना इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो कि r इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तुम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें अब क्या सीखना है, हमने अपना बेसिक सीख लिया, हमने लेंथी मेथड जान लिया क्या होता है। अब हमारा टारगेट है कि हम एक बार में कैसे हिट करें। ठीक है, अब यहाँ पर ए और बी जो है ये दोनों सेम वैल्यू के हैं, ठीक है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, जब भी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा
तो कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर भी ए रखा है, यहाँ पे भी ए रखा है और इस बी की जगह पे भी ए रखा है। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करके लेके आए हैं, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाती है आर इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2। ठीक है, तो बस ये वाली इक्वेशन ध्यान रखेंगे सभी लोग, क्योंकि अब ये हमारे पास कहीं से नहीं, इसी फॉर्मूले से हमारे पास डिराइव होकर आई है। तो जब भी इक्वल मैग्नीट्यूड का केस हो तो हम इसी फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें अलग अलग एंगल की वैल्यू रख के चेक करते हैं कि क्या होगा। तो मान लेते हैं कि पहली कंडीशन में ऐसे लेती हूँ कि थीटा जो है वो क्या है, 90 डिग्री। थीटा इज 90 डिग्री, यानी कि दो इक्वल वेक्टर जो कि 90 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हैं। तो कैसे होगा हमारा, मान लेते हैं कि ये इस तरह से एक वेक्टर ये रहा और दूसरा वेक्टर ये। ठीक है, दो इक्वल वेक्टर्स हो गए ये। अब कैसे लिखेंगे, ये ए वेक्टर, ये ए वेक्टर, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल। ठीक, अब तो बताओ चलो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, जल्दी से कैलकुलेट करो, अपना पेन चलाओ। यही फॉर्मूला लगाना है, मैं भी यही फॉर्मूला लगाऊंगी। देखो, अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, पर सॉल्व करो अपने हाथ से। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये इस तरह से इसका रिजल्टेंट बना दिया। अब भाई इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी तो बताओ, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, आर इक्वल्स टू 2a cos थीटा बाई 2। तो यानी कि 2a cos 90 बाई 2, यानी कि 2a cos 45, है ना। तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो 2a 1/√2। ठीक है, तो √2 से अब ये क्या हो गया, r इक्वल्स टू क्या है, 2a 1/√2। तो अभी देखो एक बात समझो, ये 2 जो लिखा है 2 इक्वल्स टू होता है √2 मल्टीप्लाई √2। ठीक है ना, तो फिर एक √2 से एक √2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ √2, ऊपर बचेगा √2। तो यानी कि रिजल्टेंट क्या आ रहा है मेरा, √2 टाइम्स, यानी कि रिजल्टेंट को मैं लिख सकती हूँ r इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ a। तो ये डेटा भाई ऐसा का ऐसा ही याद कर लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रिजल्ट्स तुम्हें याद होने चाहिए। क्या कंडीशन, दो इक्वल वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, दो इक्वल वेक्टर नहीं कहेंगे, दो वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ऐसे टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड या फिर इक्वल मैग्नीट्यूड किस पे रखे हैं, 90 डिग्री के एंगल पे रखे हैं। तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, √2 टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन वेक्टर। ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड कंडीशन में अगर लूं तो थीटा क्या है मेरा, 60 डिग्री। तो चलो, अगर थीटा 60 डिग्री है तो कैलकुलेट करके बताओ क्या कंडीशन बनेगी। चलो करो सॉल्व। फिर उसके बाद जैसे मैं तब तक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये मेरा हो गया एक वेक्टर। ठीक है, ये दूसरा वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर्स क्या है, ये भी ए वेक्टर, ये भी ए वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट जो लेना है वो कैसे जा रहा है, बीच में से। अच्छा, अब देखो जब भी इक्वल वेक्टर्स होते हैं, जब भी इक्वल वेक्टर्स होते हैं, अभी पिछले वाले पे ही आ जाते हैं वापस से, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर, सॉरी, इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स। ठीक है ना, जब भी दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो उनके बीच के एंगल को आधा आधा डिवाइड कर देता है। तो यानी कि इतना एंगल 45 डिग्री होगा और इतना एंगल भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये चीजें डेटा पहले से, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। समझ गए, चलो अभी तो हम ये बात तो हम समझ गए, पहले हमें आप ये बताओ कि इस r की वैल्यू क्या होगी। तो r विल बी इक्वल्स टू 2a cos 60 बाई 2। ठीक, तो 2a cos 30, तो फिर 2a cos 30 की वैल्यू बताओ क्या होती है, √3/2। 2 से 2 कट गया, तो r इज इक्वल टू क्या हो गया, √3 टाइम्स ऑफ a। तो ये डेटा याद होना चाहिए, क्योंकि अब अगली बार आज के बाद तुम ये कैलकुलेशन कभी नहीं करोगे, तुम्हें ये याद रखना है। ठीक है, जो भी चीजें मैं ऐसे करके येलो मार्कर से हाईलाइट करूं या फिर बॉक्स में बंद करूं, तो वो ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाली कैलकुलेशन आज के बाद दोबारा नहीं करनी है, तुम्हें ये याद रखना है और ये फिगर याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना और ये फिगर याद रखना है। ठीक है, तो मैं बताती जाऊंगी तुम्हें कि तुम्हें कौन सी चीजें याद रखनी है, कौन सी चीजें सॉल्व करनी है, क्या करना है। ठीक, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तीसरी कंडीशन लेते हैं, जब हमारा क्या होगा कि दो वेक्टर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, उनके बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री उनके बीच का
एंगल है, ये हो गया भाई 120 डिग्री। क्या है ये? सेम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स हैं। तो रिजल्टेंट, हाँ तो ऐसे तो ड्रॉ कर लेंगे कि ठीक है भाई, ऐसे ड्रॉ कर लिया लो, ठीक है। और ये जो रिजल्टेंट है दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स का है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला इतना मैग्नी एंगल जो होगा वो 60 डिग्री, और इतना एंगल जो होगा वो भी 60 डिग्री होगा। तो इतनी बात समझ गए? दोनों दोनों 60 60 में आधा आधा डिवाइड कर देगा, ठीक। तो अभी मुझे तो ये चाहिए ना कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो आर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? फिर से वही 2a cos 120/2, यानी कि 2a cos 60, यानी कि r इज इक्वल टू, देखो cos 60 की वैल्यू लगाओगे तो फिर क्या आएगा? r इक्वल टू, देखो 2a cos 60 की वैल्यू 1/2, यानी कि a के बराबर। तो रिजल्टेंट क्या हो गया? r इज इक्वल टू a। r जो है वो a के बराबर ही आ रहा है, यानी कि रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन वेक्टर। मतलब अगर कोई दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स 120 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हैं, तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उन्हीं में से किसी एक का भी पकड़ लो, उसी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलो क्वेश्चन करें इस पे बेस्ड। क्वेश्चन क्या कहता है, समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़े। ओके, तो थ्री वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ए, क्या बोल रहा है? तीन वेक्टर हैं, ठीक है। ध्यान दो, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ए मतलब सबका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। तो सेम मैग्नीट्यूड वाली ना बहुत सेम मैग्नीट्यूड वाली बात बहुत बार आती है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो सेम मैग्नीट्यूड ऑफ ये क्या है? ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ए। अब दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम है, आगे बढ़ते हैं। आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, सच दैट कि एंगल बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव वेक्टर्स, कंसेक्यूटिव वेक्टर्स मतलब तीन वेक्टर्स है अगर, तो कोई भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, जो कि इन्होंने 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो कोई भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है? 60 डिग्री है। तो हमें बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताना है। तो पहले तो मैं ड्रॉ कर लेती हूँ तीन वेक्टर्स। तो मेरे तीन वेक्टर, जैसे कि मैंने कहा कि एक वेक्टर ये हो गया, ठीक, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये, ठीक है। अब इन दोनों, इन तीनों के भी, अगर कोई भी दो ले लो, इसके भी बीच में 60 डिग्री, इसके भी बीच में 60 डिग्री, ये वेक्टर भी अगर ए मैग्नीट्यूड वाला है, ये भी ए मैग्नीट्यूड वाला है, ये भी ए मैग्नीट्यूड वाला है, तो सभी सेम मैग्नीट्यूड वाले तीन वेक्टर्स मैंने बना लिए। अब तीन वेक्टर्स को कैसे जोड़ें? तो एक बात, मुझे एक बात बताओ, मैं तुमसे कहूं कि चलो बच्चों बताओ 4 + 2 + 3 क्या होगा, तो तुम क्या करोगे? अरे ये तो बहुत सिंपल है, ये तो 9 के बराबर होगा। पर एक बात बताओ, तुमने अपने माइंड में क्या किया था? तुमने कहीं ना कहीं ऐसा किया होगा कि 4 और 2 को जोड़ा होगा, तब तुम्हारे पास 6 आया, और फिर तुमने 6 को 3 के साथ जोड़ दिया, फिर बता दिया मुझे आंसर 9। सोचो अपने दिमाग में, तुमने यही किया है। या फिर 2 और 3 को जोड़ा होगा तो 5 आ गया आंसर, और इस 5 को जोड़ के 4 के साथ जोड़ दिया होगा तो 9 बता दिया। यानी कि जब भी दो से ज्यादा अगर डिजिट्स दी हो और उन्हें जोड़ने की बात की जाए, तो हम पहले कोई दो पकड़ते हैं, फिर आंसर आता है, फिर उसको तीसरे के साथ जोड़ देते हैं, ऐसे ही तो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी तीन वेक्टर्स हैं, तो यानी कि मैं क्या करूंगी? कोई दो को पकड़ूंगी, उनका रिजल्टेंट निकालूंगी, फिर उस जो रिजल्टेंट आएगा उसको तीसरे वाले के साथ जोड़ दूंगी। समझ गए? ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे इनमें से ऐसे दो वेक्टर चूज करने हैं जिनका रिजल्टेंट निकालना आसान हो, और जो रिजल्टेंट आए वो तीसरे वाले के साथ जुड़ के आसानी से आंसर निकाल रहा है। तो फिर तुम एक बात ध्यान दो कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, ये दोनों आपस में कितने एंगल पे? 120 डिग्री। कितना एंगल है इनके बीच में? 120 डिग्री। तो मैं ये ऐसे करके बनाती हूँ और इधर लिख देती हूँ 120 डिग्री, ठीक है। तो ये 120 डिग्री है, तो यानी कि दो वेक्टर जिनके बीच में 120 डिग्री एंगल है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, रिजल्टेंट क्या होगा? वही होगा, इसी के बराबर, ए के बराबर ही होगा, ठीक है। ए के बराबर रिजल्टेंट होगा, कहां से जाएगा? जो रिजल्टेंट होता है वो इस एंगल को आधा आधा डिवाइड करता है, तो आधा आधा डिवाइड करेगा तो इधर भी 60 इधर भी 60, इसका मतलब ये जो लाइन दिखाई दे रही है इसी लाइन पे बन जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो इस बात को? तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, दोनों ये दोनों वेक्टर्स जो है वो 120 डिग्री के एंगल पे। अभी बीच वाले को मत देखो, बीच को बिल्कुल भी मत देखो, देखो इसको मत देखो,
ठीक है, तो अब तुमने क्या करना है, ये देखो कि ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 120 डिग्री। 120 डिग्री है, सेम मैग्नीट्यूड वाले हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इनका रिजल्टेंट भाई यहीं से ड्रॉ हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो यही हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा, किसके बराबर होगा, कितने के बराबर होगा, ए के बराबर ही होगा, है ना, अभी अभी तो मैंने बताया ऑब्वियसली। और ये रिजल्टेंट जो होगा वो इस 120 को आधा आधा डिवाइड करेगा, इस साइड भी 60, इस साइड भी 60। अब तुम याद करो कि मैंने तुम्हें क्या बोला था, मैंने तुम्हें बोला था कि यहाँ पर एक और वेक्टर भी तो बना हुआ था। ठीक है, इतना तो मैंने बोला था, वो बता दिया। यहाँ पे एक और वेक्टर तो बना हुआ था भाई, वो भूल गए, ये एक और वेक्टर जो था वो इसी के ऊपर पीछे बना हुआ था। ठीक है, ये पीछे मैंने छोटे बड़े कर दिए हैं ताकि दिखाई दे, तुम्हें डिफरेंशिएट होते हुए दिखाई दे बस, लेकिन है तो दोनों ही सेम इक्वल से ही वेक्टर है, देखो। ठीक है, दो वेक्टर हो गए, बराबर है ये वेक्टर, ये वाला पिछला वाला जो था ये भी तो ए वेक्टर ही था। अब ये दो वेक्टर्स हैं, दोनों ही ए वेक्टर हैं, और यानी कि मैग्नीट्यूड सेम है, एक ही लाइन के अलोंग है। तो फिर अब जैसे ये एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, ये भी ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। और मैंने कल वाली क्लास में भी बताया था कि 0 डिग्री का केस हो तो तुम रिजल्टेंट क्या कर लेते हो, ए प्लस बी ही लिख दोगे, सिंपल। तो यहाँ पर रिजल्टेंट ए प्लस बी, ए है, बी भी ए है, तो क्या लिख दोगे, 2a। तो आंसर क्या आ गया, 2a। तो ये जो क्या क्वेश्चन था ना, ये तो ऐसे ही बिल्कुल ऊपर से देखते ही हो जाना था। ठीक है, तो ये तो मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की थी। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से करना है हमें ये क्वेश्चन, अब क्लियर हो गया, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर अगर घटाने को दिया जाए तो फिर हम क्या करेंगे। तो फिर हमारे पास कंडीशन, जैसे पहले मैंने कहा कि दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये। ठीक है, तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है। ठीक है, अच्छा अगर मैं तुमसे कहूँ सब्सट्रैक्शन समझने से पहले एक बार रिकॉल करो कि अगर मैं कहूँ एडिशन करो, तुम कैसे करोगे, एडिशन कैसे करोगे, ये जो बी वेक्टर है इसको उठाओगे भाई, इन दोनों की टेल टच कराई तुमने, और फिर उसके बाद इसका जो रिजल्टेंट है वो यहाँ से निकाल दिया, ये रिजल्टेंट हो गया। तो ये तो आ गया अपना वेक्टर्स का रिजल्टेंट, और अच्छा इनके बीच में पूरा एंगल जो था वो थीटा। तो ये चीज तुमने कर ली, ये क्या था, एडिशन ऑफ वेक्टर। तो इस चीज को हम लिखते कैसे हैं, हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो देखो इस बात को समझो कि तुम्हें दिए तो यही दो वेक्टर्स होंगे, अक्सर जैसे ये पहले मैंने बनाया था ना, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, दिए तो यही वेक्टर्स होंगे, जो कि हमने क्या किया है, इन इन वेक्टर, ये वेक्टर्स दिए थे, इनका एडिशन कर दिया। ठीक है, तो ये तो भाई हमारा हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, लिख देती हूँ एक बार, ये क्या है, एडिशन। अब बात आती है कि इन्हीं वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन करो। कंफ्यूजन नहीं हो रहा, एक बात बताओ, मैं तुमसे कहूं कि बताओ 4 + 2 बताओ, तो क्या होगा, तुम कह दोगे 6 होता है। अब मैं कहूँ कि 4 - 2 बताओ, तो कह दोगे 2 होता है। तो देखो आंसर बदल गया, बदल गया कि नहीं, पहले तुम एडिशन कर रहे थे फिर माइनस करने लगे। तो यानी कि चीजें वही है, 4 और 2 पहले भी है, 4 और 2 बाद में भी है, लेकिन पहले वो 4 और 2 ऐड किए जा रहे थे, फिर बाद में 4 में से 2 को घटाया जा रहा था। तो जैसे ये मान लो कि जैसे ये 4 और ये 2 है, तो जब पहले इनको ऐड कर रहे थे तो कंडीशन ऐसी थी। अब इसमें से इसको माइनस करने का अगर मैं कहूँ तो कैसे करेंगे, तो इसमें से अगर इसको माइनस करने की बात करूं मैं, अगर यानी कि सब्सट्रैक्शन की बात करूं, तो सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो लिखोगे तो ऐसे ही ना कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ऐसे ही तो लिखोगे। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैसे लिखा जा सकता है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस का बी वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा ये जो चीज है इसके हिसाब से इनको अरेंज करो जरा। ये बी वेक्टर था, इसका नेगेटिव वेक्टर बनाना है, मैंने तुम्हें कल सिखाया था। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, यानी कि पहली वाली क्लास में सिखाया था। तो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, पिछला वाला जो वेक्टर है इस बी का ही जस्ट अपोजिट ड्रॉ कर दो, तो ये क्या हो गया, माइनस बी वेक्टर। ठीक, तो अब तुम्हारा काम क्या है, अब तुम्हारा काम है कि ए वेक्टर जैसा था वैसा ही रहने दो, ए वेक्टर जैसा था वैसा ही रहने दो,
और बी वेक्टर ये जो तुमने नया ड्रॉ किया है वैसा ड्रॉ। ठीक है, तो ये ए वेक्टर और ये माइनस का बी वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर और माइनस का बी वेक्टर इनको हम ऐड कर रहे हैं। इनके बीच में एंगल क्या है, इनके बीच में अब एंगल क्या होगा, इनके बीच में पहले सोचो ये एंगल क्या था, थीटा था। अभी ये पीछे खिसक गया, यानी कि अब ये पीछे खिसक गया, तो यानी कि अब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा मेरा 180 माइनस। तो अब रिजल्टेंट कैसे लगाएंगे, तो रिजल्टेंट हमारा किधर जाएगा, ठीक है। तो अब तुम देख सकते हो कि नेगेटिव करने पर रिजल्टेंट की डायरेक्शन ही बदल गई है ना, रिजल्टेंट की डायरेक्शन ही बदल चुकी है। तो ये हम यहाँ पे इस तरह से पुट कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अच्छा, तो अभी जरा हम देखें कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालोगे, तो आर वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट, जो फॉर्मूला था वही लगाओ, चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी तक तो मैग्नीट्यूड ही रखने ना, एंगल क्या है cos 180 माइनस थीटा, क्योंकि अब इन दोनों के बीच में एंगल तो 180 माइनस थीटा बन रहा है। तो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। तो अब रखोगे आगे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये cos 180 माइनस थीटा जो है, दिस इज इक्वल टू cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। ठीक है, क्लियर है। तो इसके माइनस से, इसके वाले माइनस से ये चीज माइनस की हो गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यही वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे जब भी हमें सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अच्छा, अगर मैं कहूं कि ये जो है ना, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है यहाँ पर, ये वेक्टर जो है वो ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, ए के साथ क्या कर रहा है, ये अल्फा एंगल बना रहा है, तो टेन अल्फा फाइंड करना है। तो टेन अल्फा कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल, टेन अल्फा, अल्फा किसके साथ एंगल बन रहा है, ए के साथ, तो ए को भूल जाओ, बी साइन थीटा अपॉन डी कॉस थीटा, लिख लिया। ये तो पहले भी करते थे, फिर अलग क्या है, नीचे हम क्या करते थे, ऐड करते थे, अब की बार माइनस करते थे। ठीक है, किसे ऐड करते थे, ए को करेंगे ना, क्योंकि ये ए के साथ एंगल बन रहा है, तो अब हम ए में से इसे माइनस करेंगे, बस इस तरह से ध्यान रखना है, इतना ही फॉर्मूला याद रखना है, यही चीज यूज होनी है, और इससे ज्यादा ना दिमाग लगाना है कि कैसे आया क्या नहीं आया। ठीक है, डिराइव करने का तो मतलब नहीं है ना। ठीक, आगे बढ़े हम, इतना क्लियर है, एडिशन सॉरी सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। चलो अब इस पर बेस्ड जरा एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मतलब ए और बी का सब्सट्रैक्शन निकालना है, कि गिवन दैट कि ए वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है 4, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तुम्हें दे रखा है 3, और उनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो यानी कि देखो, तुम्हें वेक्टर्स तो ऐसे ही दे रखे होंगे, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ठीक है, इन ये वेक्टर ए हो गया, ठीक है, और ये वेक्टर बी हो गया, तो इनके बीच का एंगल क्या दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, तो अच्छा याद करो, पीछे आओ, वापस आओ पीछे, यहाँ पर ये मैंने जो थीटा रखा है, ये थीटा क्या था, ये वो थीटा था, ये वाला थीटा, ये वो थीटा था जब हम सिंपल, जब इस तरह सिंपल ओरिजिनली रखे हुए थे, मतलब नेगेटिव वेक्टर नहीं था, तब जो एंगल था वो, ये वो थीटा नहीं है जो नेगेटिव वेक्टर बी जब हमने रखा है उसके साथ कंडीशन है। ठीक है, तो ये वो थीटा है जब नॉर्मल ए वेक्टर पॉजिटिव वाला ही और बी वेक्टर पॉजिटिव वाला ही रखा हुआ है, और उनके बीच में जो वेक्टर्स का एंगल है वो है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है कि अरे यहाँ पे तो 60 डिग्री एंगल दे रखा है और ये तो एडिशन वाला केस बन रहा है, तो फिर मैं यहाँ पर वो थीटा क्या रखूं, तो थीटा यही रखना होता है। ठीक है, तो आर क्या यूज करेंगे, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60। ठीक, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2। क्लियर है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, r इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी सॉरी एक मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पे प्लस लगा दिया, ये माइनस हुआ है ना, तो 4 का ही 16 प्लस 3 का 9 माइनस 12, तो r इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 25 माइनस 12।
यानी कि r इक्वल्स टू √30। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ चुका है, रिजल्टेंट √30। क्लियर है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि रखेंगे हम यही एंगल। फिगर असलियत में जो होता है, अगर मुझसे डायरेक्शन निकालने को बोले या फिर फिगर ड्रॉ करने को बोले, तो मैं क्या करूंगी, वही इसको मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि ए वेक्टर इस तरफ है तो बी वेक्टर का मुझे नेगेटिव वेक्टर लेना पड़ेगा। तब ये कंडीशन, ये हो गया माइनस का बी वेक्टर और ये ए वेक्टर। ठीक है, तो दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं करना है। ये फिगर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ही मोस्ट कॉमन है, कई बार टेस्ट सीरीज में या फिर किसी के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वहां पे तुम्हें ये जरूर मिलेगा। कहता है कि ए वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ये देखो मैंने ऐसे बंद कर रखा है तो इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड। मतलब कोई दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों को ऐड करा है पहले तो इन्होंने, और फिर उसका मैग्नीट्यूड। फिर वेक्टर ए, वही वेक्टर ए वेक्टर बी है, उनको सब्सट्रैक्ट करा है और फिर उसका मैग्नीट्यूड, और ये जो है वो बराबर हो रहे हैं। तो एंगल बताना है, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का एडिशन करते हैं, तब हमारा मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और सब्सट्रैक्शन करते हैं तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, अभी क्या होगा, इनका जो स्क्वायर रूट है ये दोनों एक दूसरे से हट जाएंगे। ठीक है, फिर ए स्क्वायर से कैंसिल, बी स्क्वायर से कैंसिल, तो बचेगा क्या, इधर बचेगा 2ab cos थीटा इक्वल्स टू माइनस 2ab cos थीटा। तो अब ये माइनस का है, अभी इसे ऐसे काट नहीं सकते हैं, ठीक है ना, तो ये माइनस का है तो मैं इधर ले आती हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो ये हो चुका है 2 × 2ab cos थीटा इक्वल्स टू 0। कैलकुलेशन पे ध्यान दो, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो अब तुम देख सकते हो कि ये जो पार्ट है ये सारा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, और ये इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, मतलब नीचे जीरो के नीचे आ जाएगा, तो फिर खत्म हो जाएगा सारा। तो फिर बचा क्या, cos थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, 90 डिग्री। क्लियर है। तो यानी कि कोई दो वेक्टर्स अगर उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो उनके रिजल्टेंट का जो है वो अगर सब्सट्रैक्शन करो या एडिशन करो तो मैग्नीट्यूड बराबर होगा, मैग्नीट्यूड बराबर होगा। ठीक है, डायरेक्शन बराबर नहीं हो पाएगी। कैसे, देखो, अगर ये वेक्टर्स है, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ठीक है, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल तो दिखाई दे रहा है ना, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, ये रहा। तो अभी मैं अगर इसका रिजल्टेंट निकालू, ये सब एडिशन कराए तो फिर रिजल्टेंट क्या हो गया, इस तरह से। ठीक है, अभी यही अगर मुझसे मैं सब्सट्रैक्शन करने की बात करने लग जाऊं, तो ए वेक्टर ऐसे रहेगा, ए वेक्टर तो ए ऐसे ही रहेगा, ए माइनस बी करना है ना, देखो ऊपर क्या है, ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, और दूसरे इसकी बात करें अगर हम, तो मेरे पास कंडीशन क्या होगी, दूसरा वेक्टर है ए वेक्टर और फिर माइनस का बी वेक्टर, तो मैं ऐसे नीचे की तरफ भी ड्रॉ करूंगी ना, तो ये क्या हो गया, ये मेरा ए वेक्टर, ये माइनस का बी वेक्टर। स्टिल अभी भी इनके बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है, और रिजल्टेंट फिर हमारा किस तरह से आ जाएगा, इस तरह से। इसीलिए इनके बीच में एंगल भी वही सेम बन रहा है ना। तो ये हो गया हमारा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। क्लियर है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए माइनस बी वाली कंडीशन हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सब खत्म हो चुका, उसका बेस्ड क्वेश्चन भी हमने कर लिए है। ठीक है, अब हम सीखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उससे पहले मैं तुम्हें बताती हूँ कि सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में ही एक पॉइंट और, कि अगर कोई दो इक्वल वेक्टर हमें दिए हो, और अगर वो इक्वल वेक्टर दिए हुए हैं हमें, जैसे कि इफ टू इक्वल वेक्टर्स आर गिवन, सॉरी, इफ टू
vectors of equal magnitude, if two vectors of equal magnitude having angle theta between them, angle theta between them, then the resultant will be जैसे हमने एडिशन के केस, देन रिजल्टेंट ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ दीज वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ दीज वेक्टर, है ना, क्योंकि पहले हमने एडिशन में देखा था ना सब्सट्रैक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले एडिशन में देखा था तो मैंने r इक्वल्स टू 2a cos थीटा बाई 2 बताया था, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं r इक्वल्स टू 2a sin थीटा बाई 2 फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे बिल्कुल, है ना, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो अब आपका टारगेट ये है, होमवर्क ये है कि जिस तरह से मैंने वहां पे एडिशन के केस में एक बार थीटा 90 डिग्री, एक बार थीटा 60 डिग्री और एक बार थीटा 120 डिग्री पुट करके सभी का आंसर निकाला था, वैसे ही यहाँ पर आपको भी क्या करना है, आंसर निकालना है। ठीक है, सबके आंसर निकालने हैं कि थीटा 90 डिग्री पुट करेंगे, 60 डिग्री पुट करेंगे और 120 डिग्री रखेंगे, तो दो इक्वल वेक्टर्स हो जिनका अगर मुझे सब्सट्रैक्शन, दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स हो और उनका सब्सट्रैक्शन कर रहा हूं, तो फिर आंसर क्या होगा। ठीक है, तो फिर निकालोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली हम आ जाते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या कहता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब है कि हम किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट जब हम करते हैं, तो देखो क्या होता है, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं क्या हूं, मैं, मेरे अंदर एक स्टूडेंट भी है, मैं पढ़ा रही हूँ, तो मेरे अंदर एक टीचर भी है। ठीक है, मेरे अंदर एक गर्ल है, मेरे अंदर एक बहन है, तो बहन, गर्ल, टीचर, स्टूडेंट, इन सबसे मिलके मैं बनी हूँ ना। उसी तरीके से एक वेक्टर जो जिन जिन चीजों से मिलकर बना है उन्हीं में तोड़ना उसे, मतलब उसके कंपोनेंट्स में उसे तोड़ना, है ना। मैं जस्ट एक एग्जांपल ऐसे दिया था ताकि तुम थोड़ा सा रिलेट कर पाओ चीजों को। तो अभी हमने क्या किया, हम क्या करते हैं, मेरे पास सपोज ये एक वेक्टर है, ठीक, ये एक वेक्टर है। अब इसकी क्या है भाई, एक्सिस बनाते हैं। चलो, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इसके कंपोनेंट्स करने हैं, इसको ब्रेक करना है कंपोनेंट्स में। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो मुझे ये बताना है कि ये जो वेक्टर है, वेक्टर ए, इसके क्या कंपोनेंट होंगे अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, तो अलोंग द एक्स एक्सिस इसका क्या कंपोनेंट होगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो ये ध्यान रखना है कि ये ए वेक्टर जिस भी एक्सिस के साथ, अगर ये एक्स एक्सिस के साथ अभी थीटा बना रहा है तो एक्स एक्सिस के अलोंग, लेकिन जिस भी एक्सिस के साथ ये थीटा बनाए, एंगल बना रहा है, उसी एक्सिस के अलोंग इसका कितना वाला कंपोनेंट हो जाएगा, ए कॉस थीटा। तो इस एक्सिस के अबाउट इसका जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, ए कॉस थीटा। ठीक है, तो और ए कॉस थीटा यानी कि जिसके अबाउट इसका ए कॉस थीटा आया उसके परपेंडिकुलर, यानी कि ये वाली एक्सिस, इसके अलोंग क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। ठीक है, ए साइन थीटा। तो इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो कि जब यहाँ ये थीटा एंगल है तो ये क्या है, 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा, तो हम इधर कहें अगर, तो ए कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा तो वैसे ही साइन थीटा होता है, इसीलिए वो चीज आती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अभी मैं तुमसे एक क्वेश्चन ले लेती हूँ हमारे लिए। ये एक वेक्टर है, ठीक है, और मैं इसकी एक्सेस बनाऊं। ठीक है, अभी हमने इसकी एक्सेस बना दी है, ये ए वेक्टर, ये इस वाली एक्सेस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो बताओ इधर की तरफ और इधर की तरफ, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग इसका क्या कंपोनेंट होगा। तो तुम्हारा ध्यान ये जाना चाहिए कि ये वेक्टर जो है वो किस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो ये इस वाली एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इस एक्सिस के साथ कितना होगा, ए कॉस थीटा, और फिर इसके परपेंडिकुलर वाली एक्सिस के अलोंग कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा। ठीक है, समझ गए। तो ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, ये क्या है, कंपोनेंट है, किसके, वेक्टर ए के कंपोनेंट है। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, तो वेक्टर ए कॉस थीटा, वेक्टर ए कॉस थीटा प्लस वेक्टर ए साइन थीटा
इज इक्वल टू वेक्टर ए, बिल्कुल लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो हम इस चीज को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज है वो इन दोनों से ही, या फिर जब जब ये ए वेक्टर है इस दोनों में ब्रेक कर दिया है तो फिर अब इसका मतलब नहीं रहा, ठीक है। मैंने इसको इन दोनों में ब्रेक कर दिया है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? चलो ये जो समझ लिया तो फिर चलो क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। ये फोर्सेस, फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो क्या करोगे? तो हम कब कब रेजोल्यूशन करना होता है, तो मैक्सिमम केस में मैं बता दूं तुम्हें, रेजोल्यूशन यानी कि ऐसे कंपोनेंट में तोड़ना जब भी पड़ता है जब भी कोई वेक्टर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलोंग ना दिया हो। मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से समझना कि जब भी कोई वेक्टर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलोंग ना दिया हो तो उसी को पकड़ के रिजोल्यूशन करना है। अब तुम देखो इसमें कितने वेक्टर हैं, एक वेक्टर, दो, तीन, चार, चार वेक्टर हैं। अब इन चारों में से ऐसे कौन कौन से वेक्टर हैं जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग हैं? तो वो ये वाला वेक्टर, ये वाला। तो जब ये है तो इनका रेजोल्यूशन नहीं करना, तो फिर किसका करना है? जो नहीं है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो इन दोनों का रेजोल्यूशन करना है, ठीक है। चलो तो शुरू करें इनका रेजोल्यूशन करना। तो इसको, इसका एक और सुंदर सा दूसरा डायग्राम बना लेते हैं, नहीं तो ये खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। इसी पे मैं अगर पेन चलाने लगूंगी तो इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। नहीं ज्यादा बड़ा हो गया, आई थिंक अब ठीक है, ओके। तो अब देखो, तो तुम्हें करना किसका रेजोल्यूशन है? क्वेश्चन सामने आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं रेजोल्यूशन करना तो आता है, किसका करूं? इन दोनों का भी करूं क्या? नहीं, इसका नहीं करना है, ठीक है। 99% केसेस में हमें रेजोल्यूशन तभी करना होता है जब कोई वेक्टर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के किसी एक्सिस के अलाउंग नहीं होता है, रेंडमली बीच में ही कहीं होता है तब। तो ये 5 न्यूटन है, मैं इसका करती हूँ, तो करेंगे, चलो कैसे करेंगे? तो इस डायरेक्शन में चलेंगे, कितना हो जाएगा? इसी इस वाली एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है? 37। तो इस एक्सिस के अलोंग इसका कितना कंपोनेंट हो जाएगा? 5 cos 37। ऐसे ही तो लिखेंगे, बताओ कुछ गलत था? नहीं था। फिर इसके परपेंडिकुलर एक्सिस यानी कि यहाँ इसके अलोंग कितना हो जाएगा? 5 sin 37। सही है ना? बिल्कुल ओके। अब टेन वाले को, इस टेन वाले का इस एक्सिस के साथ कितना होगा? क्योंकि ये इसी के साथ 53 एंगल बना रहा है, तो ये टेन कॉस 53। और इधर ऊपर की तरफ, या फिर हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको दोबारा लिखते हैं, इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा, ये हो गया मेरा टेन कॉस 53, ठीक है। कॉस 53। अब इधर की तरफ जाएंगे तो ये क्या हो रहा है? इधर ये दूसरा आ रहा है टेन साइन 53, ठीक है। तो ये समझ गए? अब देखो, इसका और इसका अस्तित्व खत्म। अब इन दोनों को देखना ही नहीं है तुम्हें, तो तुम्हें सिर्फ आज तुम्हारा ध्यान होना चाहिए इस पे, इस पे, इस पे और इस पे। इनका फाइनल रिजल्टेंट निकालना है। तो जो जो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है उनको जोड़ देंगे, सिंपल। और जो वेक्टर अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट, उनको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे बड़े में से छोटे को, ठीक है। तो फिर चलो शुरू करते हैं इसको करना। तो अब मेरे पास क्या क्या कंडीशन है, ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ट्राई करते हैं। नहीं होगा इस तरह से, मुझे ड्रॉ ही करना पड़ेगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है? अब इसको हटा देते हैं क्योंकि इनका मतलब तो खत्म हो चुका है ना। अब ये बचा है मेरे पास, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, अब जिनको रिजॉल्व कर लिया वो तो खत्म, टाटा बाय बाय हो गया उनका। अच्छा, अब देखो 5 sin 37 की वैल्यू क्या होगी? 5 इंटू साइन 37 की वैल्यू क्या होती है? 3/5। तो यानी कि ये वैल्यू आ गई 3। 10 sin 53 यानी कि 10 इंटू 4/5, तो ये वैल्यू हो गई 10 इंटू 4/5। दिखाई दे रहा है? ज्यादा छोटा तो नहीं है, ठीक है।
तो ये हो जाएगा मेरा 5 से 10 काट देंगे तो ये 8 हो जाएगा, तो एक बारी में 8 लिख दिया, ठीक है। इसको लिखेंगे तो 10 इंटू कॉस 53 की वैल्यू 3/5 होती है, तो ये तुम्हें याद होनी चाहिए, देखो है ना, ये 6 हो गया, 5 से 10 काटेंगे 2 बार, 2 इंटू 3 6 हो गया। ओके, तो कॉस 37 यहाँ पर 5 इंटू कॉस 37 की वैल्यू क्या होती है, 4/5 होती है, तो ये 4 हो गई वैल्यू, ठीक है। अब क्या बच रहा है मेरे पास, अब क्या है, अब तुम देखो फिर से, अब जो आया है बच के वो क्या है, वो ये कि इधर ऊपर की तरफ मेरे पास इधर और फिर इधर और ये नीचे, ठीक है। तो ऊपर क्या है मेरे पास, यहाँ पर 3 प्लस ये वाला 3 और ये वाला 8, 3 प्लस 8, इधर क्या है, ये 8 और 4, तो ये 8 प्लस 4, इस साइड सिर्फ 6 है और ये नीचे 3, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इधर देखो ये 8 प्लस 4 है तो ये क्या हो गया 12, ये 8 प्लस 3 हो गया 11, तो अब हम क्या करेंगे, फाइनल रिजल्टेंट निकालना है मुझे, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये फिर से लेते हैं जरा एक और बार, अब देखो क्या करेंगे कि ये इस साइड मेरे पास 12 है, इस साइड मेरे पास 6 है, तो नेट रिजल्टेंट किधर आएगा 6, यानी कि 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो नेट इधर आ जाएगा मेरे पास 6, ऊपर 11 है नीचे 3 है, तो ऊपर की तरफ कितना आ जाएगा 11 माइनस 3 कितना हो गया 8, तो इधर 6 और इधर 8, तो मैं क्या ड्रॉ कर दूँ अब इस चीज को ड्रॉ कर देती हूँ, है ना, नहीं तो वैसे तो कितने ही डायग्राम ड्रॉ करूंगी, तो इधर हो गया 8 और इधर हो गया 6, अब 8 और 6 जो है वो 90 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हैं, तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे भाई, रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, तो दो वेक्टर है 90 डिग्री के एंगल पे रखे हुए हैं, तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला लगा दो सिंपल, भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो अब से तुम पता है एक चीज क्या याद रखोगे, कि जब भी कोई भी दो वेक्टर 90 डिग्री के एंगल पर रखे हैं, तो देखो यहाँ पर ये जो cos थीटा है इस जगह पर 90 डिग्री पुट करोगे, 90 डिग्री पुट करोगे और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो इतना सब कुछ क्या हो गया 0, तो आज के बाद जब भी 90 डिग्री पे कोई भी दो वेक्टर रखे हो तो तुम इतना सा ही फॉर्मूला यूज करोगे बस, तो ये भी एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें सिखा दिया, ठीक है, तो बस यही फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। तो r इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, r इक्वल टू अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, r इक्वल टू अंडर रूट 64 प्लस 36, r इक्वल टू 64 और 36 कितना हो गया 100 हो गया है ना, 100 यानी कि 10, इसका आंसर क्या आ गया 10, तो रिजल्टेंट विल बी 10, क्लियर है। किस तरफ, किस तरफ आंसर पूछे कि डायरेक्शन क्या होगी, तो भाई इस कौन से क्वाड्रेंट में, इस वाले क्वाड्रेंट में, ठीक है। हो सकता है तुम्हें ये ईस्ट वेस्ट ये नॉर्थ और साउथ बोल दे, तो फिर तुम्हें पूछे कि कौन सी डायरेक्शन में, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो कुछ भी पूछ सकता है तो हर तरीके से हम आंसर कर देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अलोंग 3 डायमेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा यूज होने वाला, मैक्सिमम तो यही यूज होता है हर जगह, ठीक है। तो अभी तक तुमने क्या किया था, दो एक्सिस के अलोंग रिजोल्व किया था, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अब तीसरी एक्सिस कौन सी आ रही है, अब ऑब्वियसली जेड एक्सिस ही आनी है, ठीक है। तो अब हम जेड एक्सिस के अलोंग रिजोल्व करेंगे, ओके। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अलोंग 3 डायमेंशंस जो है वो काफी थोड़ा लंबा है टॉपिक एक्चुअली, है ना, थोड़ा लंबा है, इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने हैं, तो लेक्चर मेरा लंबा हो जाएगा काफी, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज को कवर करूंगी, यानी कि अब थर्ड वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अलोंग 3 डायमेंशन से स्टार्ट करेंगे। तो अब तक का तुम्हें जो भी मैंने पढ़ाया उस पर बेस जाके क्वेश्चन करो, डेली डेली पढ़ते जाओ और डेली डेली जितना टॉपिक करा रही हूँ मैं उतने टॉपिक वाइज क्वेश्चन करते जाओ, जो भी मॉड्यूल यूज कर रहे हो जो भी बुक यूज कर रहे हो प्लीज एक बुक अपने लिए फिक्स कर लो, और जिस हिसाब से मैं चल रही हूँ उसी उसी हिसाब से डेली उतना टॉपिक पढ़ के उतने के क्वेश्चंस लगाते जाओ, ठीक है। तो अपने आप धीरे धीरे स्ट्रांगनेस आने लगेगी, कोई बुक नहीं समझ में आ रही है तो डीसी पांडे की नीट की जो बुक आती है उसको फॉलो कर सकते हो, और अपने दिमाग से ये फोबिया निकाल दो कि वो बहुत बुक बहुत टफ है या कुछ भी है, जिस तरह पढ़ा रही हूँ आराम से तुम क्वेश्चन कर पाओगे, डाउट्स आते हैं तो तुम हमारा
डाउट का एक ग्रुप बनाया है टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ अपने डाउट शेयर करके एक दूसरे के डाउट सॉल्व भी कर सकते हैं। तो उस चैनल को ज्वाइन कर ले, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो नीट डाउट सॉल्वर ऐसे करके ग्रुप बनाया, डिस्क्रिप्शन लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं। और बाकी तुम्हें लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बता के जाना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट्स, तुम्हारा प्यार ही मेरा मोटिवेशन है। तो मुझे भी काम करने के लिए मोटिवेशन चाहिए। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अगर अच्छा पढ़ा रही हूँ, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो। और कोई भी इम्प्रूवमेंट जो तुम्हें लगता है कि ऐसा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ये चीज हमारे लिए बेटर रहेगी पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज जरूर कमेंट में अपना शेयर करिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।